अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। तो नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत के साथ कमेटियों में न बैठने का ऐलान फाइनली कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा देता हूँ जिनका हुकूमत हिस्सा है। मैं तहरीक इंसाफ से भी यही कहूँगा कि ये भी हुकूमती कमेटियाँ छोड़ दें। उन्होंने पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा कि हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए जिसके स्पीकर असद कैसर होंगे। हमारे मेंबर 100 से जायद हैं और वो हों और आवाम को बताएं कि ये असल नुमाइंदा जमात है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये जाली पार्लियामेंट है, पीटीआई का मैंडेट चुराया गया है। तारीख में कभी भी IMF का वफ्द अदालत में नहीं गया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान की कारकर्दगी मायूस कुन है। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि ऐवान चले, लेकिन हम नाकाम हो गए। हमने प्रोडक्शन कमेटी और मुज़ाकरात कमेटी में भी सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की भरपूर तरीके से कोशिश की है। जबकि साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1 साल के अंदर पार्लियामेंट की नाकामी इससे ज़्यादा तारीख में नहीं हुई जितनी हम अब देख रहे हैं। इस साल में पार्लियामेंट में हमला हुआ, स्टैंडिंग कमेटियों के एजेंडे बदल दिए गए। दूसरी जानिब इमरान खान के खतूत पर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि ख़त का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनंदा की जानिब से आ चुका है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि जिनको ख़त लिखा गया, उन्होंने कहा कि उसको पढ़ूंगा नहीं। अगर ख़त वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब और तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। एक जानिब तो आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि जो ख़त उनको मौसूल हुआ वो नहीं पढ़ेंगे। साथ ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है और पीटीआई इस पर वाजिद है कि जो ख़त लिखा गया वो बानी पीटीआई की जानिब से ही लिखा गया और वो मजीद ख़त भी लिखेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए पलूषा साहब, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि इसका जवाब तो ऑब्वियसली कोई आर्मी चीफ साहब के अगर नुमाइंदे हों वो ज़्यादा मुनासिब तौर पर दे सकते हैं कि वो ख़त पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या वजूहात है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अपनी एक सियासी बसीरत के तहत जो ना वो एक चीज़ बता सकता हूँ, जो कि अगेन माई पर्सनल ओपिनियन इज नथिंग टू डू विद, मैं उनको तर्जमान तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की। कोई जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने अगर जो है न्यूट्रल होने की बात की है, जिसे इमरान खान साहब जो है वो पहले कहते थे कि लो जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो अब अगर उन्होंने ये बात की है कि वो किसी भी सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इससे अच्छी खुशाइन बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का जमहूरी अमल जो है वो अगर सही रास्ते पर चलता है। और देखें, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कब क्या किस आर्मी चीफ ने मुदाखलत की है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगे हैं, पाकिस्तान में हुकूमतों को टॉपल किया गया है। मासवाए एक इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली दफा जो एक वज़ीर आज़म अगर जो है वो जमहूरी अंदाज में थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस गया तो वो एक वाहिद इमरान खान है। अदरवाइज किसी को 58-2 भी लड़ गई थी और किसी को जो ना वो जो मार्शाल्लाह जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उन्होंने जो है वो वज़ारत उज़्मा से निकाला है। तो ये वाहिद एक ऐसे वज़ीर आज़म है। तो अगर अब आर्मी ने या आर्मी चीफ ने ज़ाहिर जो चीज़ें नजर आ रही हैं उन्होंने तहैया किया हुआ वो किसी भी सियासी चीज में मुदाखलत नहीं करेंगे। और इमरान खान को बेसिकली जो ना सबसे बड़ा जो इमरान खान का जो रोना वो ये है कि इमरान खान का रोना ये नहीं है कि आर्मी सियासत में मुदाखलत ना करे। इमरान खान का रोना ये है कि आर्मी सियासत में मुदाखलत करके उसे लेके आए, जिस तरह उसको पहले लाके बिठाया गया था। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, इस चीज से इनकार नहीं है, लेकिन अब ये है कि ये चीजें कब तक चलेंगी। अब देखें, इमरान खान साहब ने खत लिखा है, वो कह रहे हैं लो जी, मैं पहले तो कह रहे हैं कि लो जी फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो भाई अगर आप फौज की मुदाखलत के खिलाफ हैं तो आप खत जो है वो उन लोगों को लिखें जो कि आईनी तौर पे जो है वो जिनके साथ आपको बात करने का चाहिए हक है, यानी कि जो वजीर आजम है। आप फौज को या किसी जज को या किसी जर्नैल को खत लिखेंगे तो उससे क्या आपका फर्क पड़ना। उन्होंने उनके तो ये दस्तरस में चीजें नहीं है या उनके कायदा कानून में ये चीजें नहीं है। तो आप बेसिकली अगर आपको कोई आपके कोई ग्रीवेंसेस है, कोई चीज है ऐसी चीज जिसके ऊपर आप समझते हैं कि उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, तो आपको वो एक ही वो फोरम है जो कि पार्लियामेंट है या उनके सरबराह पार्लियामेंट के जो भी होते हैं वो वजीर आजम है। इस तरह के खतूत लिख के आप अपनी जो है वो तस्दीक अपनी जमात में जो आपने एक स्टांस लिया हुआ था कि एब्सोल्युटली नॉट,
कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट करते थे, और अभी उनके कोई भी अगर कोई वहां पे उनका कोई सेनेटर या नामालूम किस्म का कोई एमपी वगैरह वहां पे अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है तो सारे पीटीआई वाले जो ना उसके ऊपर ना बगलें बजानी शुरू कर देते हैं कि जी ये क्या से कहते हैं कि फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने। बात ये है, किसी फलाने के कहने से पाकिस्तान के किसी सेनेटर के अमरीकी सेनेटर के कहने से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चीजें के असरात नहीं पड़ने ना। ठीक है, वो कहते रहे, लेकिन एक चीज जरूर है कि वो लोग पाकिस्तान के बाशऊर लोग, बेवजन लोग ये चीज देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कि पहले जो अपना जो क्या उसे कहते हैं इमरान खान साहब और पीटीआई वाले कहते थे कि अमरीकी गुलामी नामंजूर है, और अब जो ना छोटे से छोटा सेनेटर या उनका कोई एमपी टाइप का कोई बंदा भी कोई बात करता है तो ये सारे जो ना खुशी से पागल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो चीजें इन्होंने वहां पे शुरू कर रखी हैं वो किसी से वो ढकी छुपी नहीं है। वो सबको पता है कि वो क्या उसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ पीटीआई इस वक्त खुल के पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ। देखिए, मैं किसी भी हक पे मेरे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी को मुहब्बे वतन या गद्दार करार दूं, लेकिन मुझे यह बताएं कि जो 170 अमरीकी ने मुझे प्लीज परवशा एक जुमला क्या कि आपसे इजाजत लूंगा कि 160-70 जो एमपी से जो खतूत लिखवाने पाकिस्तान के खिलाफ, IMF को कहना कि पाकिस्तान कर्जे शुरू ना किए जाएं, उसके अलावा यह कहना कि अपना जो है वो पाकिस्तानी जो तफसीलात ना भिजवाएं। तो मेरी बात सुने, अगर ये गद्दारी नहीं तो गद्दार के सर पे क्या 12 सींग होते हैं। ठीक है राशिद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं दूसरे मेहमानों की जानिब भी बढ़ना चाहूँगी। नुसरत साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। क्या वजह है कि एक जानिब तो ख़त मुसलसल लिखे जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन दूसरी जानिब से ख़त ना पढ़े जा रहे हैं ना उनका जवाब दिया जा रहा है? तो मकासद क्या हैं ख़त लिखने के, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनुषा अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ख़त लिखने का जो मेन मकसद है वो ये है कि पता चल जाए आर्मी चीफ को कि क्या हो रहा है, और बाकियों को भी। खुला खत है, कोई वो डाकिया के थ्रू नहीं जा रहा कि वो डाकिया लेके जाएगा और वो उसको रिसीव करेंगे और ओपन करेंगे TCS के थ्रू कि उनको हो कि हाँ रिसीव कर लिया मैंने। तो इस तरह कोई चीज़ नहीं है, ये ओपन लेटर है जो आजकल दुनिया में इसी तरह होता है कि वो ख़त उस तरह नहीं लिखे जाते कि वो लिफाफे में बंद करके भेज दिए जाएँ बाय डाक। तो अब अभी जो खान साहब ने 1, 2, 3 जो लेटर्स लिखे हैं उसमें सिर्फ उनको आसिफ मुनीर साहब को बताया गया है कि मुल्क के हालात क्या हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं। उनसे कोई NRO नहीं मांगा गया, उनसे कोई रिलीफ नहीं मांगा गया, उनसे कोई इस तरह की चीज़ नहीं मांगी गई। उनसे सिर्फ कहा गया है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जो हुक्मरान तबका होता है वो ज़्यादातर एक कैप्सूल में रह रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आटा कहाँ चला गया है, चीनी कहाँ चली गई है, बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, कि पेट्रोल 150 से पता नहीं 300 कितने पे जा चुका है। इसी तरह हर चीज़ डबल ट्रिपल उस पर जा चुकी है। लेकिन एक्चुअली जो एलीट होते हैं उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता जी, क्योंकि वो तो अपने दुनिया में रह रहे होते हैं, उनके लिए पैसा इज़ नो प्रॉब्लम। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सोचा कि मैं आर्मी चीफ से बात करूं और उनको बताऊं कि इस वक्त हालात कहां से कहां जा चुके हैं, पाकिस्तान किधर से किधर चला गया। अभी आपने देखा अर्दोगान प्राइम मिनिस्टर जो सदर जो हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि आज यहाँ पे इमरान खान भी होते और आप लोग अपने इख्तलाफात को सॉल्व करें, ऐसा ना हो कि आपके इख्तलाफात का दुश्मन फ़ायदा उठाए। और ये हो रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क को इतनी जल्दी इस बुरी हालत में लेके आ जाना। 0.26 पे इस वक्त मुल्क की इकॉनमी चल रही है, जो कि 6.3 पे थी, और लाके ये लोगों ने यहाँ पे पहुँचा दिया। उसके बावजूद बड़े एक बना तसल्ली से कहा जाता है कि नहीं नहीं मुल्क तो तरक्की कर रहा है, मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, माशी पे यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, जबकि हर एक को पता है कि कहाँ जा रहा है। IMF से इनको अगर याद हो कि खान साहब के पास जमान पाक में जाके उन लोगों ने साइन करवाए थे उनसे, और खान साहब ने क्यों किए थे? वो चाहते तो वो ना करते, वो कहते नहीं ठीक है मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, मैं क्यों साइन करूँ। लेकिन सिर्फ मुल्क के लिए कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में है, उनको उसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए खान साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए और इनको वो पैसे मिले। लेकिन पैसे मिलने का फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे ही दिन इंडिया का जहाज़ आ जाता है, किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से, किसी मरीज़ की बुरी हालत की वजह से ला के कराची में उसको वहाँ कोने में खड़ा किया जाता है जहाँ आम पब्लिक की नज़र नहीं पड़ती, और फिर उसमें भर भर के बॉक्सेस जा रहे होते हैं, डॉलर्स ज़ाहिर जा रहे होते हैं।
तो जो पैसा वहां से मिलता है वो सब गायब हो जाता है। पाकिस्तान में कोई शायद ही कोई एक पैसा लगता हो। आपको पता ही यहाँ पे अगर किसी चीज में लगता है तो वो सड़कों पे लगेगा या इस तरह की और चीजों पे लगेगा जिसमें किकबैक आपका ज्यादा होता है, और वो करके वो अपनी जेब ही जाहिर भरी जाती है। जो लोग अपने टायर को 3-3 करोड़ के बदल रहे हों गाड़ियों के, और नया हेलीकॉप्टर ले रहे हों, और पता नहीं क्या और किस कदर लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हों, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम भूख से मरे, चाहे फाके से मरे, चाहे किसी और चीज से मर रही हो, सर्दी से ठुठर के मर रही हो या कुछ और कर रही हो। ठीक है नुसरत साहिबा, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं सिर्फ बताया गया है कि आप प्लीज इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। आप इस वक्त सरबराह हैं इस तमाम निज़ाम के। सही, जो मर्जी कह दिया जाए वज़ीर आज़म के पास अथॉरिटी है नहीं है फलां ढिम का, हमें सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आसिम मुनीर साहब संभाल रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो ज़रा अपनी विजन को वाइड करे और इस मुल्क के बारे में सोचे। थैंक यू। ठीक है, ज्ञानचंद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब। आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने गुफ्तगू सुनी, PTI का ये मौक़िफ़ है कि जो खतूत लिखे जा रहे हैं वो इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि आर्मी चीफ साहब को तमाम तर जो सिचुएशन मुल्क में चल रही है उससे अवेयर किया जा सके। आप समझते हैं कि वाकई आर्मी चीफ कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिससे अवेयर नहीं होंगे और जिसकी अवेयरनेस के लिए ख़त लिखे जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सच्ची पच्ची इन खतूत और इस पे बात नहीं करना चाहता कि वो जाने खतूत लिखने वाले उनको पॉलिटिक्स खेलनी है, उनको कोई जवाब देता है नहीं देता है, वो जायज है नहीं जायज है। लेकिन मेरी नजर में इस पे बहस करना फिजूल है, क्योंकि ये फिजूल खत है, इनमें कोई जान नहीं है। आपके मुल्क के बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? वो तुर्की के वजीर जो सदर है वो अभी अभी आए हैं, उनके साथ जो बात हुई उस पर बात होनी चाहिए। ये मुल्क के हमारे मफाद में कैसे होगा। आपको उस पर बात करें कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले बंदे चीफ आ रहे हैं, वो कोई लोन देते हैं तो उसका मुल्क को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स पे जाए, नेशनल इश्यूज पे जाए। ठीक है सर, उस पर भी बात करेंगे। यकीनन वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी डेलीगेशन आई थी पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा माहौल रहा। लेकिन फिलहाल हम एक हॉट टॉपिक है कि PTI की जानिब से जो खत लिखे जा रहे हैं उस पर पीपल्स पार्टी हमें खामोश क्यों नजर आ रही है? नहीं, हम खामोश नहीं है। हम समझते थे कि नॉन इश्यूज पे बात करना फिजूल है। इशू नहीं आप इसको नॉन इशू समझते हैं? ये हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, एज पर लॉ। भाई ने अच्छी बात की थी। सही का ये इश्यू नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई फॉल्ट है। इमरान खान का ये इश्यू है कि आर्मी इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही है और उनको इंटरफेयर करके वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो ये नॉन इशू है, ये मुल्क दुश्मनी के बराबर। लेकिन ज्ञानचंद साहब, आर्मी चीफ भी गुज़िश्ता रोज अपनी स्पीच में ये कह चुके हैं कि जो उनको खत लिखे जा रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने खतूत का जिक्र किया, बाकायदा तौर पर इस पर गुफ्तगू की। आप नहीं समझते कि अगर आर्मी चीफ साहब भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो यकीनन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? मैं समझता हूँ उसको उन्होंने अच्छी बात की है। उनका ये काम नहीं है, उनका काम है मुल्क की दिफा। सही। और उसके साथ साथ जो मुल्क की सलामती को जो चैलेंजेस है वो है। ये खतूत पॉलिटिक्स वालों का इशू है, वो प्राइम मिनिस्टर को लिख लेते हैं, चीफ जस्टिस को लिख लेते हैं कि अगर उनको कोई सहूलियात नहीं है। वो तो शाही मेहमान बने हुए हैं अडियाला जेल में, और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो उसमें क्यों बात करें? कोई उनको करने के लिए बहुत सारे बिजनेसेस है। वो दहशतगर्दी पे इमरान खान क्यों नहीं बात करते? वो है भी इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो लिखते ना खत, भाई हमारे जो फोर्सेस है उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, तालिबान के साथ सख्ती से निपटो, उनकी मजम्मत करो। तालिबान हमारे मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं, इसमें खत लिखते कभी आर्मी चीफ को कहते कि ज्यादा सख्त इक़दाम लो, तो बात समझ में आती कि आर्मी चीफ उसको रेस्पॉन्ड करता कि क्या क्या स्टेप्स ले चुके और उनकी तरफ से, उनकी हुकूमत के या उनकी पार्टी की तरफ से क्या क्या इक़दाम किए कि जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये नॉन इशू है। उन्होंने अच्छी बात की कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि सियासी लोगों के मैं खतूत पढ़ूं, मेरा बिजनेस जरा कुछ और है, उनका डोमेन कुछ और है। पहली दफा जो बात हुई कि भाई पहली दफा इमरान खान को ये अच्छी चांस मिली है कि उनको
घसीट कर नहीं निकाला गया, मार्शल लॉ नहीं लगा। ठीक कह रहे हैं आप, Why लेकिन ज्ञानचंद political process को out ज्ञानचंद साहब जेयूआई का मौकिफ है। गुज़िश्ता रोज एक स्टेटमेंट आया जेयूआई की जानिब से, उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई को चाहिए कि वो इस वक्त खत प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखें, ना कि वो दीगर जो अस्करी क़यादत है उसको लिखें, ताकि तमाम जमातें मिल बैठें और मसाइल का हल निकाल सकें। आप भी समझते हैं कि आर्मी चीफ को लिखने के बजाय बानी पीटीआई को चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखते? यकीनन पॉलिटिकल इश्यूज पे, गवर्नेंस के इश्यूज पे वो आर्मी चीफ का डोमेन नहीं है। सही, वो इश्यूज प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में है। वो मौलाना साहब को खत लिख के कभी मुल्क में ये खराबियां हो रही है, ये अच्छाइयां हो रही है, उस पर आओ मिलकर बैठे। वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खत लिखते कि भाई देखो ये जो मुल्क में चीजें वो ठीक नहीं हो रही हैं, आओ हम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर बैठते हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना। मैं मौलाना साहब एक मजहबी जमायत अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने सियासत किया और सियासत के वो बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने ठीक मशवरा दिया है कि जो इशू जिससे कंसर्न है उससे बात करो जी। इमरान खान अगर पॉलिटिकल लोगों से बात करते होते तो ये नो कॉन्फिडेंस में आउट नहीं होते, इस तरह से ख्वार होकर जेलों में नहीं होते। सही। उन्होंने तो अजीब किस्म की हरकतें की है, उन हरकतों की वजह से जेल में है। इनके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं किया, इनको तो फैसिलिटेशन हुई है। ठीक है ज्ञानचंद साहब। राशिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आप समझते हैं कि नून लीग दोबारा एक बार फिर से पीटीआई को अप्रोच करेगी मुज़ाकरात के हवाले से, ताकि जितने भी खतूत लिखने का सिलसिला है वो रुक सके? क्या समझते हैं आप इस हवाले से? राशिद साहब, आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है, आप काइंडली उसको अनम्यूट कर दें। जी सॉरी, हाँ जी, माजूद चाहता हूँ। देखिए, कानून कुदरत तो ये है कि हमेशा जो है ना वो प्यासा जो है वो कुएं के पास चल के जाता है, कभी कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आया करता। अगर तो पीटीआई वाले चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई इमरान खान के ऊपर जो चोरी और तोशाखाना और अलकादा ट्रस्ट के हवाले से या जो उनके इद्दत में निकाह वाले जो मामला चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई उन्हें एनआरओ वगैरह चाहिए है तो वो देखें उन्हें ही जाके मतलब करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी बात ये है कि कई दफा पहले भी ये बात हो चुकी है कि ये तमाम जो बातें हैं वो सियासी अगर कोई मामलात हैं उस पर तो हो सकती है, जिसके ऊपर अदलिया ने फैसले दे दिए हुए हैं उसके ऊपर तो हम लोगों की वो हमारी तो डोमेन में चीजें नहीं है ना, उसके ऊपर हम उन्हें क्या एनआरओ दे सकते हैं या क्या अगर ये इस चीज के ख्वाहिशमंद है। दूसरा, मेरी मोहतरमा जो है वो पीटीआई से जो इनका ताल्लुक है उन्होंने वो बार बार वो कोट कर रही है कि पाकिस्तान की जीडीपी भाई ये जब इमरान खान जिस दौर में हुकूमत छोड़ के गए थे ना जी, जब भी जीडीपी बनाई जाती है तो पिछले साल के इशारिये बीच में शामिल किए जाते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान का बिल्कुल तबाया हुआ था। तो यस, उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी जो है ना वो कम थी और उसके अलावा पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट थी वो भी कम थी। अलबत्ता अभी जो फैज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, देखें एक चीज है कि अगर एक रिपोर्ट इमरान खान के जस्ट आफ्टर जाने के बाद आई है तो इमरान खान उसके जिम्मेदार हैं। हमारी हुकूमत जब है उससे पिछले साल के इशारिये भी हमारी हुकूमत ही की हैं, उसमें जो चीजें आगे जा रही हैं या पीछे जा रही हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। सही। अभी जो मौजूदा चूंकि हमारी तकरीबन कोई पिछले 28 महीने से अगर आप निगरान हुकूमत को निकाल दें बीच में से तो 16 महीने वो और तकरीबन ये कि साल एक ये और 16 और ये 26 महीने सॉरी हमारी हुकूमत रही है। तो इसमें मरकज में तो इसमें जो चीजें आई हैं उसमें कमो बेश हमारा अमल है, उसमें हम लोग उसे ऑन भी करते हैं और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3.5 के करीब आ चुकी है, जो कि इमरान खान जो ना चोरी करके पैसे खा के। तो वो फैज की रिपोर्ट देख लें मैडम, मैं आप इंटरप्ट ना करें प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी है, आपने भले झूठ बोला है, ठीक है, आप फैज की रिपोर्ट देख लें और अपने नॉलेज में इजाफा करें, क्योंकि जब आप इस किस्म की जो बातें करती है ना कि लो जी कराची आके जहाज रुका उसमें भर भर के, ये लतीफे सुन के लोग अब हंसते हैं। इस तरह की चीजें जो ना वो फेसबुक के ऊपर चलती हैं जहाँ पे लोगों का हर किसी का एक लेवल ऑफ परसेप्शन डिफरेंट है। अगर आप ये बात करें कि लो जी कराची आके कोई जहाज रुका, वहां पे फिर जो ना इंडिया के जहाज में पैसे और डॉलर भर भर के ले जाए गए, तो आपकी बातें जो ना पीटीआई वाले भी सुन के हंसते हैं। तो इस तरह की बातें ना किया करें, वो अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो ना वो क्वेश्चन मार्क उठाती हैं इस तरह की चीजें। तो मतलब ये कि हमें भी इस तरह की बड़ी पोस्टें आती हैं फेसबुक के ऊपर, अगर वही खोल के मैं आपके सामने यहाँ पे फेसबुक खोल के बैठ जाऊं
और आप लोगों से जो ना वो खिताब करना शुरू कर दूं टॉक शो में कि लो जी ये चीज हो रही है, इमरान खान को ये कर दिया, बुशरा को ये कर दिया गया, वहां पे ये कर दिया गया, बड़ी फनी फनी चीजें आती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक आप नहीं है। बात करें, बात जो कर तो रहे थे, ताल्लुक वो ऐसे ही इल्जामात लगने चाहिए। ठीक है कि राशिद जिनकी साहब, कोई मैं logic नुसरत वाहिद बनती साहब की जाने नुसरत वाहिद साहिबा की जानिब आना चाहूँगी। नुसरत साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे जो दो दीगर जमातों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कामरान मुर्तज़ा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि आर्मी चीफ की बजाय बानी PTI को चाहिए कि वो सियासी जमातों से रब्ते करें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखें ताकि मिल बैठ के जितने भी इशूज़ हैं उनका हल निकाला जा सके। आप नहीं समझते कि ये सही तरीका है? इस अगर चैनल के थ्रू बानी PTI जो है वो आते हैं, अपने तमाम तर इशूज़ रिजॉल्व करते हैं, तो मुल्क की जो इस वक्त एक तरह से मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। देखिए अनुषे, अगर ये लोग प्रॉपर उससे आए हुए होते ना, प्रॉपर थ्रू चैनल से, तो ज़रूर बात की जाती। आपको पता है कि इनकी सिर्फ 17 सीटें हैं, उसमें भी ये बहुत, उसमें भी कई ऐसी सीटें हैं जो गलत इनको मिली हैं। इनके वज़ीर आज़म सीट हारे हुए हैं, इनकी वज़ीर आला सीट हारी हुई है, इनके नवाज शरीफ सीट हारे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ सीट हारे हुए हैं। काइंडली मुझे इनसे ये पूछ के बता दें कि राशिद साहब, काइंडली आप उनको कंप्लीट होने दें, उसके बाद मैं आपकी जानिब आ जाऊंगी। झूठ नहीं चलेगा। 17 सीटें ना, इन्हें कहें कि बाकी जो 180 सीटें जो ये जिनका दावा करते हैं, क्या उनके ऊपर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है में वो पिटीशन जमा करवाई है? अगर नहीं करवाई तो ठीक है राशिद साहब, आप इंटरप्ट नहीं करें, काइंडली आप नुसरत साहिबा को कंप्लीट करने दें, फिर आपकी जानिब आएंगे। जो ना जवाब भी दिया जाएगा, ये झूठ ना बोलने के 17 सीटें हैं और फलाना। राशिद साहब, काइंडली आप कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपकी जानिब आऊंगी, आपसे आपका मौक़िफ़ भी जानेंगे। नहीं करवाई हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने टॉक शो में झूठ बोल के आप जो है सिंपैथी लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आपको बताया गया कि आप जीत गए, आप लोगों से बड़ा फ्रॉड इस दुनिया में शायद ही कोई हो। देखिए वो तो आपके मुतल्लिक भी है, फ्रॉड भी है, आप चोर भी है, आपके जो है वो। ठीक है राशिद साहब, आप काइंडली नुसरत साहिबा को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपकी जानिब आएंगे। मेरी आदत नहीं है कि मैं वो बात करूं कि वो मतलब सीता वाइट वाला मामला क्या है, वो 90 मिलियन की जो चोरी क्या है, उसके ऊपर आप लोगों की ठीक है। नहीं गिरबान देखने, मैं दोनों मेहमानों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज कंप्लीट होने दें एक दूसरे की बात, उसके बाद बोलिएगा। अदालत का फैसला है कि अदालत में इमरान खान जो है एक का वालिद डिक्लेयर हुआ है। आप जो इल्जामात की बात कर रहे हैं ना, वो इल्जाम एक गलत बात है। अच्छा मजे की बात ये है, अच्छा बलूचिस्तान में मजे की बात कहूँ, मैं बंद कर रही हूँ। ये एक ऐसा इल्जाम है कि जिसके ऊपर इमरान खान खुद भी जो है उसको डिनाई नहीं करते, और शाह से ज्यादा शाह के जो वफादार होते हैं ये लोग आके। ठीक है राशिद साहब, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं दोनों मौजूद मेहमानों से कहूंगी काइंडली आप लोग थोड़ा सा ना सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। ज्ञानचंद साहब की जानिब चाहूंगी। राशिद साहब काइंडली मुझे बोलने का मौका दीजिए, काइंडली मुझे सवाल करने का मौका दीजिए। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम जो चल रहा है, जिस तरह हमारे दोनों पार्टी के मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इसी तरह सियासी जमातें आपस में हमें गुत्थम गुत्था होती हुई नजर आती हैं। कैसे मुमकिन है ये अदम इस्तेहकाम, इसको खत्म करना? देखिए, जब तक आप फैक्ट्स को नहीं मानेंगे जी, तो इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होनी है ना। आप ये दावा कर बैठे गवर्नमेंट चल रही है, 2-4 सीटों का इधर उधर बात करें तो बात बनती है, लेकिन ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। इस तरह से नहीं होता है। हम लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि बात करो, हम लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत दो, तो इन लोगों को भी आना चाहिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम उधर बात करें, उधर कुछ इश्यूज है। अगर वाकई जो डिस्कशन चल रही थी कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इलेक्शन फेयर नहीं होते रहे हैं। अगर 24 के इलेक्शन फेयर नहीं हुए तो 18 के कौन से फेयर थे, 13 के कौन से फेयर थे? इस तरह से पूरे हमारी तारीख भरी पड़ी है जिसमें इलेक्शन फेयर नहीं थे। जो हालात है उनमें हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम आए, पार्लियामेंट मौजूद है, कानून साजी करें ना। जब हमारी आर्मी कहती है कि हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें, फिर हम उनको खतूत लिखना शुरू कर देते कि नहीं हमसे अपना काम नहीं हो पा रहा है, हम इस तरह से जीत नहीं पाएंगे, आप आए हमें जितवाए, आप आए हम तो कुछ भी करें, आप हमें जेलों से रिहा करवाएं, आप बात कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी करें, उसको इस्तेमाल करें। ये तो नहीं हो सकता ना। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो बदकिस्मती है वो यही है कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमें
पॉलिटिक्स करनी है, हम पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिक्स करें। हमें कोई ठीक। कानून साजी अच्छी नहीं लग रही है तो पार्लियामेंट की तरफ जाए, वहां से कानून आ जाए। हमें इस पे एतराज होना चाहिए कि 26वीं तरमीम को के खिलाफ एप्लीकेशंस को सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रही है। जी। एक पार्लियामेंट है, उसका डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट को अगर नजर आता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पैराज में कोई तजाद मौजूद है या उसके एक दूसरे के मुकाबले में आ रही है, तो वो उसकी निशानदही कर सकते हैं, फिर उसको भेज दे सुप्रीम कोर्ट की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ सुप्रीम कोर्ट भेज दे कि भाई ये यहाँ पे तजाद मौजूद है, तो इसको दुरुस्त करो, ये फलाज मौजूद है, इसको दुरुस्त करो। तो हम तो कहते हैं कि नहीं, हमें जो अच्छा नहीं लगता है उसको किसी भी तरह से कोई भी रास्ता हो हम उसको अंडू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर तो ये बनाना रियासत हो जाएगी ना कि जिसकी मर्जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, हमें और क्या हो रहा है फॉलो करना है और उसके मुताबिक चलना है। जब भी हम कानून को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, हर एक कोई अपने अपने यकीनन हमारे पास लॉ भी मौजूद है और हमें कानून को फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी से ज्ञानचंद साहब और तहरीक इंसाफ से नुसरत हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने जो मुल्की सियासी सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, एक और भी बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हम लोग आजकल ख़बरों में डेली सुनते हैं, वो ये है कि नया साल आते ही फिर से कई पाकिस्तानी तारकीन वतन जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे और ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। हम लोग अक्सर ख़बरों में सुनते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कश्ती हादसे हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मुल्क में तमाम तर इमेज होने के बावजूद भी यूनान कश्ती हादसा हुआ, स्पेन कश्ती हादसा और एक बार फिर लीबिया कश्ती हादसा हो गया। आखिर क्यों? ये अहम सवालिया निशान है। इसके जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया या आखिर क्यों पाकिस्तान के मखसूस शहर के लोग ही इसकी जद में आते हैं? क्या वजह है? अवेयरनेस की कमी है या फिर वहाँ पर ऐसे क्या मसाइल हैं जिससे तंग आकर लोग इतने कठिन जो है फैसले करते हैं कि वो कश्ती के थ्रू गैर कानूनी तौर पर दीगर मुल्कों में जाके मुकीम होना चाहते हैं या फिर वहाँ पर रोज़गार की तलाश में जाते हैं? क्यों हुकूमत अब तक इसकी रोकथाम में हमें नाकाम दिखाई देती है? पिछले दिनों स्पेन कश्ती हादसे के बाद जो है GFIA को भी तब्दील कर दिया गया था, मगर इसके बाद अब लीबिया कश्ती हादसा हो गया जिस पर मुतादिद पाकिस्तानी हलाक होने की भी तस्दीक हुई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वीज़ा एक्सपर्ट अकील रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अकील रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या वजूहात हैं कि हमें ये हादसात मुसलसल होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक्शन लेने में नाकाम नज़र आ रही है? अकील रहमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके तवज्जुह से हमारे जो व्यूवर्स हैं जी, मैं आपको क्लियर हूँ, आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने देखने वालों को, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा। असल में अकील साहब, अगर आपकी साइड पे टीवी ऑन है तो काइंडली उसको ऑफ कर दीजिएगा। जी ठीक है सर, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। हमारे जो नौजवान हैं वो मुलाजमत के हवाले से कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बाहर के मुल्कों में जाते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उसके वो इंसानी स्मगलर्स के हाथ चढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें इनके लिए आगाही सेशंस होने चाहिए जो कि हमारी गवर्नमेंट को करने चाहिए, हुकूमती सतह पर करने चाहिए। आजकल जैसे हुकूमत कर रही है इंसानी स्मगलरों के खिलाफ जो एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, इसमें FIA का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है कि उसने इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं जो कि नॉन प्रोफाइल लोगों को नहीं जाने दे रहे। सही। गैर कानूनी तरीके से जो लोग जाते हैं, जिसको हम इस अमल को डंकी कहते हैं जी,
इसमें आजकल जो एक रिसेंटली वाकया हुआ है, मराकश कश्ती हादसा हुआ है, जो कि एक कश्ती लीबिया से मुल्तानिया से जा रही थी स्पेन की तरफ, और अभी रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले कश्ती हादसा हुआ है लीबिया का, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सही। इसमें मैं अपनी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा, हुकूमती इक़दामात को सराहूँगा, जो इस वक्त इस सिलसिले में DGFIA को भी तब्दील कर दिया गया है जी। और मैं ये चाहूँगा कि एक आगाही सेशंस होने चाहिए। गैर मुल्क में मुलाजमत करने के जो मौके हैं उनके बारे में आगाही सेशंस हों, मुल्की सतह पर एजुकेट किया जाए। हमारे असल में जो गांव और देहात के लोग हैं अभी तक 1970 के दहाई में खड़े हुए हैं। जैसे 1970 में एक पंजाबी ज़बान में जो एक मूवी भी चली थी, आओ दुबई चले जी, तो इस सिलसिले में दुबई के नाम पे, खलीजी मुल्कों के नाम पे काफ़ी ज़्यादा जो है दुबई के वीज़ों के मुलाजमत के हवाले से धोखाधड़ी के फ्रॉड के ज़रिए पैसे लिए जाते थे। यूरोप के हवाले से जो कश्ती हादसा होते हैं या गैर कानूनी तरीके से लोग जाते हैं वाया ईरान और वाया तुर्की जाते हैं, रास्ते में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी आता है। इवन के इनके पैरों में ऐसे निशानात और ऐसे छाले भी पड़ जाते हैं कि पैर वगैरह काटने पड़ जाते हैं। लेकिन जब इंसान तुर्की भी पहुंचता है तो आगे के जो रास्ते हैं वो इतने कोई यकीनन आसान नहीं होते, वो इतने आसान नहीं होते कि आप जो है यूरोप आसानी से चले जाएं। इस टिन्योर में, इस ड्यूरेशन में काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपने पास दस्तावेजात होने के नाम बावजूद जो है काफ़ी इदारों के हथे चढ़ जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं और कुछ लोग वापस भी नहीं आते जी। मैं तो ये लोगों को पैगाम देना चाहूँगा, अगर आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 30 से 40 हज़ार लोग जो है बाहर मुलाजमत के लिए जाते हैं। आप कानूनी तरीके से जाएं, आप अपने आप को जो है मुल्की लेवल पे खुद को रजिस्टर करें, आप अपने आप को लीगलाइज करें, बजाय इसके कि घरों के जो है चिराग आप बुझा देते हैं। और जो इसमें यूट्यूबर्स के किरदार हैं वो बहुत ज्यादा है। अकील रहमान साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आओ जी, आपसे भी जानना चाहूँगी क्या वजह है कि एक मखसूस पाकिस्तान का जो हिस्सा है उसी के लोग डंकी का इंतखाब करते हैं ज़्यादातर। क्या वजह है कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हैं वो पूरे नहीं लिए जा रहे? और मैंने ये भी सुना है कि अच्छा खासा एक रकम दे के डंकी की तरफ माइल हो रहे हैं लोग। क्या वजूहात हैं और इस पर क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, डंकी के लिए जो एजेंट्स रकूम तलब करते हैं वो तकरीबन कम से कम जो है 35 से 40 लाख रुपया डिमांड की जाती है, जो कि एजेंट्स इनको यहाँ पे ये कहते हैं, अपने जो क्लाइंट्स ये बनाते हैं कि आपसे हम डन बेस पे वहाँ पे पहुँचाएंगे। जब आप यूरोप पहुँच जाएंगे या यूके पहुँच जाएंगे, व्हाटएवर किसी भी कंट्री में आप पहुँचेंगे, जापान है, कोरिया है, आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे इतनी अमाउंट्स ली जाएगी। उसमें ये होता है कि एजेंट्स क्या करते हैं कि पहले झांसा देते हैं, खूब इनको हरे भरे ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद जब इंसान इनके साथ चल पड़ता है फिर दरमियानी रास्ते में जाके इनको ब्लैकमेलिंग होती है कि आप इतने पैसे मंगवाएं। घर वालों को ब्लैकमेल किया जाता है, इनकी सोए हुए बैठे हुए वीडियोस बना के घर वालों को, तस्वीरें बना के घर वालों को भेजी जाती हैं, जिससे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होके वो इन लोगों को पैसे भेजते हैं। लेकिन ये लोग फिर भी तरस नहीं खाते, घर वालों को इतनी ज्यादा ब्लैकमेलिंग करते हैं। और आप के भी सामने है रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं, उनसे ये लोग फिर भी सबक हासिल नहीं करते। हमारे हुकूमती इक़दामात को मैं तो सराहूंगा। इस टाइम हुकूमत बहुत अच्छे इक़दामात कर रही है। इसमें हमारी इमिग्रेशन का रोल बहुत अच्छा है, जो कि लो प्रोफाइल को या जो लोग छोटे मुल्कों में जाके आगे अटेम्प्टिंग करना चाह रहे हैं तो उनको वो यहाँ से ट्रैवल ही नहीं करने दे रहे। सिर्फ एक हाई प्रोफाइल लोग और जो बिजनेसमैन हैं, जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, उनको ट्रैवल करने दिए जा रहे हैं। सही। आप क्या समझते हैं कि किन इक़दामात की ज़रूरत है हुकूमत की जानिब से? आपने बताया कि अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं की जाती, तो अवेयरनेस किस तरह प्रोवाइड की जा सकती है? शॉर्टली आपसे ये जानना चाहूँगी।
इसके लिए हुकूमत जो है अवेयरनेस के लिए डिफरेंट लीगल एडवाइजर्स हैं जो रजिस्टर्ड है मुल्क में। मैं नॉन रजिस्टर्ड की नहीं बात कर रहा, जो रजिस्टर्ड लीगल एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी तरफ से अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसमें जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको लीगल तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास FBR आ जाता है, इसमें हमारे पास फर्म्स है, SECP है, इसमें हमारे पास AOP कंसल्टेंसी है। तो हमें सबसे पहले इन चीजों में खुद को लीगलाइज करना चाहिए मुल्की सतह पर। गवर्नमेंट लेवल पे हमें अपने जो क्लाइंट्स आते हैं या बिल फर्ज मैं खुद जाना चाह रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे अपना बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना चाहिए, ना कि मैं एक किसी एजेंट के पास चला जाऊं और उसे कहूँ कि मैं 10 से 20 लाख या 30 लाख को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है और तमाम तर जो मामलात हैं मुल्की सतह पर वो करने ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया, वीज़ा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे अकील रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी सूरत हाल की और हमने एक अहम टॉपिक जो है वो डिस्कवर किया इस प्रोग्राम में, और वो ये कि डंकी के थ्रू जो लोग बाहर जाते हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते और जो पहुंचते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी टफ होती है कि वो पाकिस्तान में किसी को बता भी नहीं पाते। हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए जा रहे हैं, स्किल्स की कमी की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग स्टिल डंकी को जो है वो तरजीह देते हैं और एक हैवी अमाउंट दे के डंकी का इंतखाब करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी इंडिविजुअल सतह पर अवेयरनेस प्रोवाइड करें लोगों को और उनको ये बताएं कि डंकी एक अच्छा रास्ता नहीं है और डंकी में जान भी जा सकती है। और ज़्यादातर नौजवान और एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग डंकी का इंतखाब करते हैं, जो कि उनके लिए एक तरह से बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।